हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेफेंस लॉ फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, जो कि यूजी के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस जो बच्चे बीएससी में है, सेकंड सेमेस्टर में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, अगर आपके थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस में ये टॉपिक है तो इसको समझ लीजिए। जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनका भी बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेफेंस लॉ है, क्योंकि उनके भी सिलेबस में स्टेफेंस लॉ पढ़ना है। तो देखिए, स्टेफेंस लॉ बेसिकली किससे रिलेटेड है? स्टेफेंस लॉ ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। अब ये ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है ना। जैसे रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, गामा रेज हो गया, जितने रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में हैं उन सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ब्लैक बॉडी रखती है। और हीट करने के उपरांत, मतलब जब आप उस ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग के टेम्परेचर से अधिक हीट करते हैं तो उतनी ही अच्छी वो एमिटर भी होती है, गुड रेडिएटर होती है, तो अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकालती है। तो ए ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, ऑल्सो ए गुड एमिटर और रेडिएटर। ठीक है। तो ये जो हमारे स्टेफेंस लॉ है क्या बताता है कि जो हमारी हीट एनर्जी है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ब्लैक बॉडी कितनी बाहर की तरफ एमिट कर रही है, कितनी रेडिएट कर रही है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि एटमॉस्फेयर से कहीं ज्यादा उस ब्लैक बॉडी को दिया जा रहा है। ब्लैक बॉडी कितनी हॉट है, वो जितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, एमिट करेगी, वो फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होगी। यही हमारे स्टेफेंस सर ने ये बात बताई थी। तो जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लिखने से पहले आपको ये समझना है कि जब भी हम ब्लैक बॉडी के बारे में बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी अपने यूनिवर्स के, अपने एटमॉस्फेयर के जितने भी रेडिएशंस उसके ऊपर गिरते हैं, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। और जब उस बॉडी को हीट किया जाए, कितने कितने अमाउंट पे हीट करेंगे? जो हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर है उससे ज्यादा जब हम हीट करेंगे ब्लैक बॉडी को, तो वो ब्लैक बॉडी जब हॉट होगी तो अपने अंदर से जो रेडिएशन है वो एमिट करती है बाहर की तरफ। तो जो एमिट करेगी रेडिएशंस, वो एज अ गुड एमिटर, एज अ गुड रेडिएटर वर्क करेगी। तो कितने अमाउंट में वो हीट एनर्जी बाहर की तरफ एमिट कर रही है, यही बात स्टेफेंस साहब ने बताया था कि जो एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है बाहर की तरफ, एमिट कर रही है बाहर की तरफ, वो फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होती है। और यही होता है हमारा स्टेफेंस लॉ। तो जब भी एग्जाम में आपके ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेफेंस लॉ, तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, तब हम उसका प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? स्टेफेंस लॉ बनाएंगे, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट द हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम a perfectly black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। यही बात मैं बता रहा था कि जो हीट एनर्जी एमिट कर रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो कि स्टेफन सर ने बताया था। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट ई बी द हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया एंड टी बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देन अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ई हमारी जो एनर्जी रेडिएट हो रही है बाहर की तरफ, एमिट हो रही है, वो ई है एनर्जी। और जो एब्सोल्यूट, जिस भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसको रखा जा रहा है उसको हम टी कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेफेंस लॉ, ई प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 होता है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम स्टेफन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसी चीज को हमको प्रूव करना है आज। आज हमको यही प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल के 6 रिलेशंस हमने बताए हैं, जिसमें से एक रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और उसी एक रिलेशन से हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, हम जानते हैं क्या होता है मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। वो होता है करली एस अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी। ये हमारा मैक्सवेल के सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है। बेसिकली देखा जाए तो 6 मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, जिसमें से 4 आपके सिलेबस में है, जो कि 4 मैंने ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें का जो सेकंड मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है उसका हम यूज करेंगे, जो क्या बोलता है करली एस अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टी वी गेट। तो क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, करली एस अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी
करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट बी। इस टी को देखिए, टी हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को हम अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ले आ सकते हैं। तो टी करली एस अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट बी। तो मैक्सवेल के सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, मैक्सवेल सॉरी थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या जानता है, dq इज इक्वल टू TdS, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये क्या लिख सकते हैं, करली q इज इक्वल टू T करली S, ये हम लिख सकते हैं। तो T करली S को हम करली q लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, हमारा सेकंड लॉ है इसका, थर्मोडायनेमिक्स का। तो याद रखेंगे इस रिलेशन से इस T करली S की जगह पे करली q लिखा जा सकता है। तो करली q अपॉन में करली v एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट बी। आ रही बात समझ में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या जानते हैं, हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सभी बच्चे इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पे dq को हम और कैसे लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू डी यू प्लस pdv लिखा जा सकता है आराम से। तो dw को हम pdv लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर करली q के जगह पर लिखना हो तो थोड़ा इसको हम चेंज कर देते हैं पार्शियली, करली q इज इक्वल टू करली u प्लस p करली v, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो करली क्यू की जगह पे, करली क्यू की जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं, जरा प्लेस किया जाए, देखिए क्या आ रहा है। ये हो जाएगा आपका करली यू प्लस पी करली वी अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल, सॉरी कांस्टेंट टी है यहाँ पे, ये टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट टी। आ रही है बात समझ में। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहां तक बात हमारी हो गई क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे, जो करली वी है इसको करली यू के भी नीचे लाएंगे और ये करली वी है इसको करली वी के भी नीचे लाएंगे। तो करली वी से करली वी कट जाएगा, केवल पी बचेगा और यहां बच जाएगा करली यू बाई करली वी एट कांस्टेंट टी बचेगा। तो देखिए क्या बचता है यहाँ पे, देखिए यहां पे क्या बचेगा हमारा, करली यू अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी बचेगा और यहाँ पे करली वी से करली वी कट जाएगा, केवल पी बचेगा। तो प्लस पी इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी बचेगा, यही बचेगा। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, इस पी को हम इधर भेजते हैं। तो करली यू अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी, इसको इधर भेजेंगे माइनस पी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये जब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अब हम कहेंगे कि करली यू अपॉन में करली वी को क्या लिखा जा सकता है, टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी को क्या लिखा जा सकता है। तो इसको यहां तक जब बात हमारी सॉल्व हो गई इक्वेशन नंबर 1 तक, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि लेट ई एनर्जी डेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इनसाइड द एनक्लोजर केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो हमने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं नीचे से मिटा देता हूं। लेट हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट E इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन inside the enclosure kept at constant temperature। तो जब भी हम इस चीज की बात करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। अरे बात समझना है, क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, इसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम नीचे से मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, तो यही चीज हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहां तक जब बात हो गई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब आगे।
तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर u की वैल्यू हम अलग करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u इज इक्वल टू ई इंटू वी। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम तो हल्का चेंज करें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, करली u इज इक्वल टू ई इंटू करली वी। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब e की जो वैल्यू है वो करली u अपॉन में करली v इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अब ये जो हमारी वैल्यू है इक्वेशन नंबर, इसको हम कर देते हैं कुछ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। और इसको इक्वेशन नंबर 2 करके हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो करली यू अपॉन में करली वी को ई लिखा जा सकता है। यानी इस इक्वेशन नंबर 1 में करली यू अपॉन में करली वी को एट कांस्टेंट टेम्परेचर को, इस पूरे पार्ट को हम ई लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 में यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, क्या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पे हम लिख देंगे E इज इक्वल टू टी करली P अपॉन में करली T एट कांस्टेंट V माइनस T। देखिए लिखा जा सकता है ना इतना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस नेक्स्ट सेक्शन में देखिए क्या देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 सेम हो गया है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हम लिखेंगे एज हीट रेडिएशन बिहेव्स एज गैस एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल 3 डायरेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो जो रेडिएशंस वो एमिट करती है वो तीनों डायरेक्शन में करेगी। तो तीनों डायरेक्शन में जब रेडिएशन एमिट करेगी तो जो उसका रिलेशन हम लिखते हैं P इज इक्वल टू E/3 या E इज इक्वल टू 3P। यानी इस रिलेशन से हम बताते हैं कि जब वो तीनों डायरेक्शन में रेडिएशन को फॉल करेगी तो जो रिलेशन हमारा बनता है एनर्जी और प्रेशर के बीच में, क्योंकि इक्वल प्रेशर और एनर्जी से वो रेडिएशन को रिलीज करती है, तो उसका जो रिलेशन बनता है वो बनता है P इज इक्वल टू E/3। इसको याद रखना है, आप इसको याद रखिएगा। तो इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे, यानी इस P के जगह पे हम क्या रखेंगे E/3। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ यूज करते हैं। तो E इज इक्वल टू टी करली P अपॉन में करली T एट कांस्टेंट V माइनस E/3। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम इधर भेजेंगे, तो E प्लस E/3 इज इक्वल टू टी करली P अपॉन में करली T एट कांस्टेंट V। ये पार्ट हो जाएगा, इसको हम जरा प्लस करते हैं, इसको जरा मिटा रहे हैं यहाँ से। इसका काम हो गया, ये आप लोग नोट भी कर चुके होंगे, नोट करते रहिएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको लिख देंगे अगर कॉपी में तो पूरा नंबर मिलेगा, बता रहा हूँ, ठीक है। और क्लासेस बेटा समझ में आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4E अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी करली P अपॉन में करली T एट कांस्टेंट V। ये बात आ जाएगी। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पे अगेन हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, अगेन वी नो दैट, ये वैल्यू हमको पता है। तो यहां पे एक काम करिए, करली E से मल्टीप्लाई और करली E से डिवाइड कर दिए ताकि हम वैल्यू पुट कर सके। यहाँ पे काम कीजिए, नाउ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय करली E वी हैव, क्या हमको मिलेगा 4E अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी करली P अपॉन में करली T करली E अपॉन में करली E एट कांस्टेंट V। इससे हम क्या किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 4E अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी करली P अपॉन में करली E इंटू करली E अपॉन में करली T एट कांस्टेंट V। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब हम जानते हैं, अब हमको क्या लिखना है, हमको करली P अपॉन में करली या करली अपॉन में करली T का अगर कुछ वैल्यू निकल जाए तो उसको हम यहाँ पुट करें। तो हम ये रिलेशन जानते हैं, यहीं से निकालते हैं करली P अपॉन में करली E की वैल्यू। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू E अपॉन में 3, ये हम जानते हैं। तो यहां से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे करली P इज इक्वल टू करली E अपॉन में 3।
तो हम यहाँ पे करली पी अपॉन में करली ई को 1/3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दें और इसको इक्वेशन नंबर अगर 6 कर दें तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये करली पी अपॉन में करली ई को 1/3 लिखा जा सकता है। तो करली पी अपॉन में करली ई को यहाँ पे 1/3 हम लिख सकते हैं, है ना। तो 1/3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 4e अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी। अब करली पी अपॉन में करली को 1/3 लिखेंगे, 1/3 करली ई अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी। तो अब देखिए 3 से 3 आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, यहाँ बच जाएगा 4e अपॉन में ये कट गया ना, आप पहले ऐसे लिखिए इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा करली ई अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वी। लाइट चली गई, इश्यू हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जरा इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है देखिए, अब यहाँ पे ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 यहीं छोड़ेंगे, एक काम कर सकते हैं करली टी अपॉन में टी, इसको नीचे कर देंगे, इसको इधर भगा देंगे, इज इक्वल टू, और कैसे लिख सकते हैं इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट लिख सकते हैं करली ई ऊपर पहले से था, नीचे करली ई हम लेते आते हैं, ठीक है। अब जरा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो नाउ इंटीग्रेटिंग वी हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 करली टी अपॉन में टी इज इक्वल टू करली ई अपॉन में ई, है ना। ये जगह 4 log t इज इक्वल टू log e प्लस कांस्टेंट हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो m log n, तो m के पावर n चला जाता है, n log m का फॉर्मूला क्या होता है, n log m का फॉर्मूला होता है log m के पावर n, ये पावर में चला जाता है। तो log t के पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू log e प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसको इधर करते हैं, इसको इधर भगाइए, माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू log e माइनस log t के पावर 4, इसको हम इधर भगा दिए, इसको इधर भगा दिए, ठीक है। तो क्या हो गया log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n, तो माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू log e अपॉन में t के पावर 4 हो जाएगा। ये तो बात एकदम क्लियर हो रही होगी ना, क्योंकि log की प्रॉपर्टी सभी बच्चे जानते हैं। अच्छा, माइनस कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमको प्रूफ करना है तो ध्यान में रखेंगे कि जो प्रूफ करना है e प्रोपोर्शनल टू t के पावर 4, यानी e इज इक्वल टू सिग्मा t के पावर 4, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log सिग्मा लिख सकते हैं, कांस्टेंट को कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है उसको मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये सिग्मा है, तो यहाँ पे log सिग्मा रखा जा सकता है इस माइनस कांस्टेंट की जगह पे, इज इक्वल टू log e अपॉन में t के पावर 4। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों को log से log को कंपेयर कर दीजिए, तो आफ्टर कंपेयरिंग क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, आफ्टर कंपेयरिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन में टी के पावर 4, तो ये इधर चला जाएगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। अगर हम ये कांस्टेंट को हटाएं तो ई प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, और यही तो हमें प्रूफ करना था। आ रही है बात समझ में, प्रूफ हो गया, इजीली समझ में आ गया सभी को। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, अच्छा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको क्लास समझ में आ रही है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लास, रेगुलर क्लास करने के लिए आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।